कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट एयर में तो नहीं निकाली जाएगी, किसी मीडियम में ही निकाली जाएगी, क्योंकि एयर की स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कब निकलता है? जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट, जैसे हमने देखा था ना, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास है और ये इधर एयर है, तो जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ग्लास से आएगी और वो एयर में जाएगी, तो क्रिटिकल एंगल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल होता है, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो वो जो डेंसर मीडियम है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लीजिए कि द कंसेप्ट ऑफ critical angle and TIR, the concept of critical angle and TIR holds only when the light is traveling from denser to rarer medium। फिर लिखें let the denser medium be 2 and rarer medium be 1। और जब हमें कुछ दे नहीं रखा होता ना, कि रेयर मीडियम जब कुछ हमें दे नहीं रखा होता तो हम उसको एयर मानते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए एयर, रेयर मीडियम को हमने 1 मान लिया। तो अब क्या होगा कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर में। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ग्लास लिखा है, ये 2 हो गया और ये मीडियम 1 हो गया। तो लाइट रे जब भी कभी जब भी कभी TIR की बात होगी या क्रिटिकल एंगल की बात होगी, तो याद रखिएगा कि लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर में जा रही है। रेयर मीडियम अगर हमको नहीं दे रखा है तो रेयर मीडियम को हम क्या लेंगे? एयर ही लेंगे, कि लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से और सीधा एयर में ही जा रही है, ऐसा करेंगे। तो कहाँ से कहाँ जा रही है भाई? 2 से और 1 तक जा रही है। तो 2μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन IC, आई भाई डेंसर मीडियम में ही तो है क्रिटिकल एंगल, अपॉन साइन आर। तो 2μ1 ये हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट, तो भाई 2μ1, इस 2μ1 को क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जहां से जहां जा रहे हैं आप, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 साइन IC। तो क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। साइन R, जब भी क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो अपॉन साइन 90 डिग्री। V2 अपॉन V1, जब भी कभी रेयर मीडियम ना दे रखा हो तो रेयर मीडियम को क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1/2 अपॉन 1। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब है क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। ठीक है, तो 3 × 10⁸ इधर आ जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁸, तो 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो V2 क्या हो जाएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक लिक्विड दे रखा है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं है, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा जी, तो ये फोन गिरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से है कि ये जो लिक्विड है, नीचे ना लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ ऐसे हमने लिख दिया लिक्विड, और लिक्विड कितनी गहराई तक लिक्विड भरा हुआ है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। फोर्टी सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब ये रे ऑफ लाइट आ रही है लिक्विड से, कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। मेंशन कर रखा है यहाँ पर डायग्राम में कि ये ऊपर जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल ये आईसी है, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये जो कंटेनर है, कंटेनर की सरफेस और ये नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दे रखा है इसमें। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और इसके बर्तन जो भी है, ये वेसल जो भी है, उसका जो कॉर्नर है वहाँ तक की जो विड्थ है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। तो स्पीड ऑफ लाइट हमको लिक्विड में बतानी है। तो देखिएगा आईसी लिख दिया इन्होंने, आईसी से ही मेरे को समझ में आ गया कि ये क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, अगर वो ना लिखते आईसी तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए था। जब ये दे रखा है और यहाँ पर ना आप देखिएगा जो नोट्स में मैंने बना रखा है उसमें शायद उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ कि ये ऐसे दिखा रखा है, ये ऐसे दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है, जो वाटर की ऊपर वाली, लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस है वो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है, लेकिन इसको बोल्ड कर रखा है, यानी कि ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो उसी से समझ में आ जाएगा कि आई जो है वो नॉर्मली आई नहीं है, वो आईसी है, क्रिटिकल एंगल है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, हमें नहीं पता कितना है, निकालते हैं अभी। तो हम ये कहेंगे लाइट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर। लाइट जो है वो लिक्विड से एयर में जा रही है, तो ऐसे लिखेंगे एल म्यू ए, लिक्विड को ले लिया एल, है ना, एल म्यू ए। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हमें नहीं पता, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक है। तो एल म्यू ए ये हो गया, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास साइन आई सी और अपॉन साइन आर, ठीक। अब ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड यानी कि वी एल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू साइन आई सी। साइन आई सी जरा आप ऐसे ही देख लो कि ये जो 30 और 40 है ना, ये इसीलिए दे रखा है, ये 30 है ये 40 है, तो जरा ये बता देना ये कितना होगा, ऐसे ही बता दो 50,
ठीक है, 3, 4 और 5 बड़ी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 900 प्लस 1600 2500, 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये क्यों निकाला है, क्योंकि मैं साइन आईसी निकालने वाला हूँ। तो साइन आईसी क्या होगा, एंगल के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज, 30/50 हो जाएगा ये। साइन आईसी इज 30/50, साइन आर इज साइन 90 डिग्री। ठीक है, मुझे तो वीएल निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, तो वीए को उधर ले जाओ, तो वीएल इज इक्वल टू वीए मल्टीप्लाइड बाई 30/50 ही तो रह गया, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 0 से 0 कट गया। वीए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ अपॉन 3/5। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो 9/5 × 10⁸, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 इज़ 4, 4 0 40, 5 8 ज़ा 40, तो ये हो गया 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही इसका आंसर है, मैंने लिख नहीं रखा है इसमें, आंसर दे नहीं रखा है, आंसर यही है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कैलकुलेट calculate the critical angle for glass air surface if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree। देखिए क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। ग्लास एयर सरफेस, तो क्रिटिकल एंगल फिर से समझ में आ जाना चाहिए, ग्लास एयर सरफेस मतलब लाइट रे ग्लास से ही एयर में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बना लीजिए एक सरफेस आप क्वेश्चन नंबर 4 में। ये तो हो गया ग्लास और ये हो गया एयर, ग्लास और एयर। तो अब देखिए, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस, यानी कि क्रिटिकल एंगल बनेगा ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर बनेगा। इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। समझना जरा, मेरे को निकालना है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल निकालना है तो भाई ग्लास से एयर में जानी चाहिए लाइट रे, लेकिन वो नहीं दे रखा है, दे रखा है उल्टा। उल्टा क्या दे रखा है, सुनिए क्या दे रखा है, इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, तो वो इंसिडेंट कहाँ पर हो रही है, एयर में हो रही है, इंसिडेंट इन एयर, तो ये ऐसे आई, ऐसे आई। ठीक, तो ऐसे आई, तो नॉर्मल बनाएंगे हम यहाँ पर, नॉर्मल बनाएंगे तो ये कितना हो गया, ये मुझे थोड़ा और जैसे 45 डिग्री लगना चाहिए, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो अभी तो सिर्फ आई दे रखा है, तो आई दे रखा है 45 डिग्री, अभी आई सी नहीं बोलूँगा, क्रिटिकल एंगल नहीं है ये 45 डिग्री। और क्या बोल रहे हैं कि ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री, इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। तो इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री का मतलब क्या है कि ऐसे तो जाता सीधा, ठीक है, 15 डिग्री डेविएट हो गया। 15 डिग्री डेविएट मतलब ऐसे तो कितना एंगल बनता है यहाँ, 45 ही बन जाता ना, 45 ही बन जाता, 15 डिग्री डेविएट। डेविएशन कैसे होता है, आप रेयर से डेंसर में आ रहे हो तो आप नॉर्मल की तरफ झुकोगे, तो कितना झुक जाओगे, 15 डिग्री ज़्यादा झुक जाओगे। पहले कितने थे आप, नॉर्मल से आप कितना एंगल बना रहे थे 45 डिग्री, अब 15 डिग्री आप झुक गए, तो यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक, ये बता दीजिए समझ में आ गया 30 डिग्री। तो अब मेरे पास साइन आई आ गया और साइन आर आ गया, इससे होगा क्या, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ग्लास का। ठीक है, हमारा आधा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ए म्यू जी, ए से ग्लास में, एयर से ग्लास में हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30।
तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया। अपॉन साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। हम ये जानते हैं कि न्यूमरेटर सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 2/√2। ठीक है, ये कट जाएगा, √2 ही आ गया अल्टीमेटली। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू √2। यहाँ तक बोलो, समझ गए? अब उल्टा करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट जी म्यू ए क्या हो जाएगा बोलो 1/√2। यही निकालना था। क्योंकि अब आ जाते हैं जरा क्रिटिकल एंगल पर। क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। तो क्रिटिकल एंगल बोलेंगे क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो उसमें 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब इधर है ग्लास और इधर है एयर। तो लाइट रे ऐसे आई, तो ये यहां पर क्रिटिकल एंगल बना रही है आईसी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वो तो हमारा 90 डिग्री हो ही गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। जी म्यू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/√2 साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री। हाँ जी, तो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, 1/√2 इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन 1। तो साइन आई सी अपॉन 1 मतलब सिर्फ साइन आई सी ही है। तो साइन आई सी अगर 1/√2 के इक्वल है तो आई सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट आई सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आपका 45 डिग्रीज हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास, म्यू जी दे रखा है 3/2 टू वाटर, म्यू डब्ल्यू दे रखा है 4/3। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ग्लास टू वाटर, तो ग्लास में और वाटर में डेंसर कौन सा है? ग्लास डेंसर है। तो इस बार ग्लास से एयर में नहीं जा रही है लाइट, इस बार ग्लास से वाटर में जा रही है। ठीक, अच्छा जी। A ray of light passes from glass to water। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इधर तो ले लिया ग्लास, और इधर ले लिया वाटर। तो एक रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई सी पूछ रहे हैं, आई सी बताना है आपको। तो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास, तो ग्लास मतलब गिवन म्यू जी इज इक्वल टू 3/2। तो म्यू जी का मतलब क्या है कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, ए म्यू जी। अगर सिर्फ म्यू जी दे रखा हो ना, या सिर्फ ये लिखा हुआ हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो समझ जाइएगा कि लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 एंड म्यू डब्ल्यू दे रखा है 4/3। म्यू डब्ल्यू यानी कि ए म्यू डब्ल्यू ये दे रखा है 4/3। ठीक, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है, क्योंकि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से वाटर में जा रही है,
मुझे निकालना है जी म्यू डब्ल्यू, है ना, ग्लास से वाटर, है ना, मेरे को जी म्यू डब्ल्यू निकालना है। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा, जब हम ए म्यू जी की बात करते हैं तो ए म्यू जी को क्या लिखा जा सकता है, वी ए अपॉन वी जी, ये लिख सकते हैं, वी ए अपॉन वी जी। ए म्यू डब्ल्यू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, ये हो गया। मुझे क्या निकालना है, ग्लास से वाटर, तो जी म्यू डब्ल्यू ये निकालना है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना है जी म्यू डब्ल्यू, तो जी म्यू डब्ल्यू क्या होगा, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अब क्या करिए, वी जी अपॉन वी ए मल्टीप्लाइड बाई वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, लिखा जा सकता है ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। ए से वी ए कट जाएगा तो अल्टीमेटली रहेगा वी जी अपॉन वी डब्ल्यू ही। अच्छा, ऐसे करके क्या हो रहा है, देखिए, वी जी अपॉन वी ए, ये जो दे रखा है ना ए म्यू जी, तो ए म्यू जी हमको क्या दे रखा है, वी ए अपॉन वी जी दे रखा है, लिख लो 3/2, ऐसे ये लिख लो 4/3। तो भाई अब क्या पूछ रहे हैं, वी जी अपॉन वी ए, इसका रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 लिख दो, ठीक। तो जी म्यू डब्ल्यू ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, ये तो 4/3 है ही। तो ये हमारे पास आ गया 8/3। यहां तक बोलिए, समझ गए? हाँ सॉरी, 8/9, 8/9 ये हो गया। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। जी म्यू डब्ल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, 8/9 साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री। हाँ, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 8/9 है, ज़रा डिवाइड करिए, 9 जीरो ज़ा 0, फिर 8 के आगे 0 आ गया तो 80 बन गया, 9 8 ज़ा 72, 80 माइनस 72 इज 80 माइनस 72 इज 8, फिर से 80 आ गया, 8 8 8 8 यही आता जाएगा। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो साइन है ना, जब ये इधर चला जाएगा तो उसको साइन इनवर्स करके लिख सकते हैं, 0.889 लिख दो बस, 0.889 ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 0.8867, एक ही बात है, 0.88 बोलो 0.889 बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जरा मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसमें जो ये नोट्स है ना, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट falling normally on the face AB of an equilateral glass prism having refractive index 3/2 placed in water of refractive index 4/3। तो इसमें फिगर जो है वो फिगर नहीं बना रखी है, तो फिगर देखूंगा ये क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अधूरा है ये, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज पर। स्फेरिकल लेंसेज की जो शुरुआत होगी यहाँ से, आप समझ लीजिए कि आपका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब हम रिफ्रैक्शन वाले पर आते हैं, ठीक है। चलिए जी, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।
हाँ जी, स्फेरिकल लेंस देखिएगा क्या है। A lens is a piece of refracting medium bounded by two surfaces, at least one of which is a curved surface. Lenses can be divided into two categories, convex or converging lenses and concave or diverging lenses. तो lenses को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, या तो कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग या कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। तो अब आप ये देखिएगा कि लेंस बनेगा कैसे, और इसको स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे वो मिरर थे तो उनको स्फेरिकल मिरर बोलते थे, इनको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वही है कि ये भी ग्लास का जो एक स्फेरिकल बॉल है उसी में से काट कर जो सरफेस निकलती है उसकी हेल्प से ही बनाए जाते हैं ये भी। स्फेरिकल लेंसेज, अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉल है, एक टुकड़ा इधर से काट कर निकाल दिया ऐसे, और एक टुकड़ा इधर से काट कर निकाल दिया ऐसे, ये। अब इन दोनों टुकड़ों को अगर हमने आमने सामने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर से और नीचे से, मतलब थिनर एट द एजेस एंड थिकर इन द सेंटर। सेंटर में थिक और ऊपर और नीचे थिन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव में क्या है कि मतलब ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसको पलट कर ऐसे लगा दो, और जो इधर वाला कर्व्ड सरफेस है इसको पलट कर ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दीजिए बैक टू बैक। तो इधर भी देखेंगे तो कॉन्केव सरफेस नजर आ रहा है, गहरा सरफेस, इधर भी देखेंगे तो भी कॉन्केव सरफेस नजर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। तो ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया। तो बेसिकली तो हमने ये दो ही तरीके के लेंस देखे थे, फिर इनमें थोड़ा सा और भी टाइप्स होती हैं, वो देखिएगा। तो जैसे पहला है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, इट इज थिकर देन इट इज थिकर इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। वो लिखा नहीं है ठीक से। इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, इट हैज़ अ रियल फोकस। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, तो पहला है डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस। इन दिस लेंस बोथ सर्फेसेज आर कॉन्वेक्स। तो ये जो है ना, ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, दोनों सरफेस इसमें कॉन्वेक्स होते हैं, तो इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल दिया जाता है। उसके बाद बी देखिएगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कॉन्केव गलत लिखा हुआ है, ये भी कॉन्वेक्स है। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इन दिस लेंस वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज प्लेन। तो ऐसा है कि ये तो बाई कॉन्केव हो गया, और एक होता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, तो मतलब एक तरफ से तो कॉन्वेक्स है सरफेस, उभरी हुई सरफेस है, और एक तरफ से प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया। हाँ जी, तीसरी टाइप है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स में क्या है कि एक साइड तो कॉन्केव होती है और एक साइड कॉन्वेक्स होती है। तो ये कैसे बन जाएगा कि इधर जो सरफेस है ये तो कॉन्वेक्स हो गई, ठीक है, उभरी हुई सरफेस है, और इधर जो है, इधर गहरी सरफेस होती है। तो इधर से देखेंगे तो कॉन्केव दिखाई दे रहा है, और इधर से देखेंगे तो उभरा हुआ यानी कि कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा फिर सेकंड टाइप देखते हैं। तो सेकंड है कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस, इसमें क्या करेंगे, तो सेकंड कैटेगरी है आपकी कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव में देखेंगे कि इट इज़ थिनर एट द सेंटर। ये सेंटर में थिन होता है, पतला होता है, और इधर से ऊपर से और नीचे से ये थिक होता है। तो इट इज़ थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस, इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस।
उसका रियल फोकस होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज, तो पहला है डबल कॉन्केव और बाई कॉन्केव लेंस। ये तो डबल कॉन्केव या बाई कॉन्केव लेंस है कि इधर से भी कॉन्केव सरफेस है, इधर से भी कॉन्केव सरफेस है, तो ये तो डबल कॉन्केव या बाई कॉन्केव कहलाएगा। कॉन्केव और दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आप उसको यूज़ किस तरफ से कर रहे हो। यहाँ से यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स की लगेगी, यहाँ से यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्केव की लगेगी। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा प्लानो कॉन्केव लेंस। तो प्लानो कॉन्केव लेंस में क्या है कि एक तरफ से तो कॉन्केव है, मतलब गहरा है, और दूसरी तरफ से जो है वो प्लेन है। ठीक है, एक तरफ से कॉन्केव है और एक तरफ से प्लेन है। और फिर है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव का मतलब क्या है कि एक तरफ से तो कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉन्केव है। ठीक है, तो ये चाहे इस तरीके का बना लीजिए, चाहे इस तरीके का बना लीजिए, इसको भी आप कॉन्केवो कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ कॉन्केव। ये सिर्फ टाइप्स में पूछा जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर आपसे कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछी जाएंगी। डेरिवेशन आपकी कॉन्वेक्स की और कॉन्केव की ही होंगी। ठीक है, तो ये इनके टाइप्स हो गए। फिर इसके बाद इनकी डेफिनेशंस देख लीजिए, डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद स्फेरिकल लेंसेज। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में कुछ नया नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही डेफिनेशन है जो आपने मिरर में करी थी। ठीक है, तो देखिएगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट, बिकॉज अ लेंस हैज टू सर्फेसेज सो इट हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक लेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर मान लीजिए हम इधर वाले सरफेस की बात करें, तो इधर वाला सरफेस को अगर कंप्लीट करें तो एक स्फीयर ऐसे बन जाएगा, और ऐसे ही इधर वाले सरफेस की बात करें तो इसका अगर स्फीयर कंप्लीट करें तो एक स्फीयर इधर बन जाएगा। तो इस वाले स्फीयर का सेंटर इधर हो गया, इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पर हो गया, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हम ये कहेंगे एक C1 हो गया, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। क्यों C1? क्यों? क्योंकि ये पहली वाली सरफेस इधर की है तो इसको C1 बोलेंगे। इसी तरह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो दो हो जाएंगे भाई। वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तो होता था मिरर में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो हैं तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो हो जाएंगे। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। बताइए, क्लियर? ठीक है, तो अगला जो है, अगला भी वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। तो जिस सरफेस का, जिस स्फीयर का वो एक पार्ट बना है, उसका अगर आप कंप्लीट स्फीयर बनाएं और उसका रेडियस ले लें तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थर्ड देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस C1 C2, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये C1 C2 ये प्रिंसिपल एक्सेस है। उसके बाद यही चीज़ बनाकर दिखा रखी है यहाँ पर, है ना, डायग्राम में, तो इसमें कोई ऐसा नया नहीं है। आगे देखिएगा, पेज नंबर 41 पर आ जाइए। फोर्थ है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, then the point at which the refracted ray intersects the principal axis is called the optical center of the lens। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो लेंस है, इस लेंस में भी कुछ रिफ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है हमारे पास, जैसे ग्लास स्लैब में था ना कि इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर इमर्जेंट रे बनी, वो इस तरीके का ही है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करवा दी। स्ट्राइक करने के बाद में ये रे ऑफ लाइट डेविएट करेगी
ठीक है ना, क्योंकि एक एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, ग्लास का बना हुआ होता है ये, तो डेविएट करके ये ऐसे गुजरी, ऐसे, और फिर उसके बाद में फिर ग्लास से एयर में जाना चाह रही है, तो फिर ऐसे हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे को अगर ऐसे खींचा जाए तो ये जो इमरजेंट रे है ये इसके पैरेलल है। अब ये जहाँ से पास हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर की सही डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। लेकिन हम उसको किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती एग्जाम में, ये तो इंट्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है। हम इसको इस तरीके से करते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये लेंस है, तो जो हम डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम में भी आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि एक कंपास लेकर जाना साथ में। कंपास के साथ में बहुत बड़ी पेंसिल नहीं, कोई छोटी सी पेंसिल, छोटी सी पेंसिल फिक्स करके लेकर जाना, वो शार्प भी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि उसके बाद शार्पनर लेकर बैठे हो फिर सिक्का टूट गया उसका, तो वो ज़रा प्रिपेयर करके लेकर जाना। फिर प्रैक्टिस जितने रेडियस से करो ना, लगभग लगभग उतने रेडियस पर उसको टाइट भी करके चले जाना, ताकि वहाँ पर आप उस चीज़ में ना लगे रहो। और उसमें आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक आर्क कैसे लगानी है, तो जब आप यहाँ पर एक वो पॉइंट रखोगे ना, कंपास का नीडल रखोगे और यहाँ पर वो लोगे तो ये जो है ये तो हमारा बन जाएगा C2। क्यों? क्योंकि आप सेकंड सरफेस बना रहे हो। पहली सरफेस रे ऑफ लाइट हमेशा यहीं से आएगी, लेफ्ट से आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपका C2 बन जाएगा। और फिर क्या करें कि फिर आप जो जब बनाएंगे ना उसको, जब इधर आप वो रखेंगे, कंपास का नीडल रखेंगे, तो इतना ध्यान रखना कि वो अपने आप ही, क्योंकि आपने उसको टाइटली फिक्स कर रखा है, आपने रेडियस आप घर से ही लेकर गए थे बनाकर, तो आपने जब यहाँ पर, तो यहाँ तो आपकी मर्जी है कि आप उस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी कंपास का नीडल लगा दो और कर्व बना दो एक। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो इससे ऐसे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करें, आप कंपास की नीडल ऐसे रखें। आपने करा क्या है, आपने ऐसे बना लिया, ये लाइन बनाई है सबसे पहले, फिर यहाँ पर कंपास का नीडल रखा और आपने एक कर्व बना लिया अभी ऐसे, बस इतना बनाया ना अभी कर्व। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर नीडल रखी, यहाँ पर नीडल रखने के बाद, कंपास की नीडल रखने के बाद आप पेंसिल देख लो, पेंसिल यहाँ आ रही है, आपको पेंसिल को चिपकाना है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो पेंसिल यहाँ टच करे और कंपास का नीडल प्रिंसिपल एक्सेस पर टच करे। तो कंपास के नीडल को थोड़ा आगे पीछे करके सेट करके देखना। तो अगर मान लीजिए यहाँ कंपास का नीडल रखने पर पेंसिल यहाँ आ रही है, अब बेफिक्र होकर आप कर्व लगा दो, वो आपका कंप्लीट लेंस बनेगा प्रॉपर ऐसे, ठीक है। तो इसको आप C2 बोल देंगे, इसको आप C1 बोल देंगे, ठीक है। ये आप बनाएंगे और बनाने के बाद में क्या करना है, फिर स्केल लो और स्केल लेकर आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट लाई करेंगे, दोनों को आपने एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये वर्टिकल एक्सेस हो गई, दोनों जहां पर मिलेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जब भी इसके डायग्राम बनाने के लिए आएंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए भाई कंपास जरूर लेकर जाना, नहीं तो आप सेटिंग ही करते रह जाओगे वहां पर, ठीक है ना। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी, कंपास को आप फिक्स करके ले जाना, तो आपका लेंस एक बार परफेक्ट बन गया, ऑप्टिकल सेंटर सही आ गया, फिर पैरेलल लाइन खींचनी है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है, फोकस से गुजारनी है, वो सब तो आप कर ही लेंगे, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखें प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। तो भाई जब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दो हैं तो प्रिंसिपल फोकस भी दो हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है, एक प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, एक सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही आपकी कहानी रहनी है कि भाई रे ऑफ लाइट, इसको उल्टा है यहाँ पर हिसाब किताब। कॉनकेव था ना, कॉनकेव मिरर, इसको हमने क्या बोला था, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि कन्वर्जिंग था ये। और यहाँ उल्टा है, यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये कन्वर्जिंग बिहेवियर है इसका। मतलब क्या है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है ना, तो वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को एक जगह लाकर मिला देगा, ठीक है ना, एक जगह लाकर मिला देगा। और एक जगह लाकर जब मिलाएगा तो जिस पॉइंट पर मिलाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस, उसको हम फोकस बोलते हैं। तो ये इस तरीके से।
वहां पर क्या होता था, वो मिरर था, तो मिरर तो लाइट रे को इधर नहीं जाने देता ना, तो वहां होता था रिफ्लेक्शन, लाइट रे इधर आती थी। यहाँ क्या होगा, तो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, इसको हमने एफ बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया। अब इसी तरीके से ये कन्वर्जिंग नेचर है इसका। अब जब हम कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की, तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर था ना, इधर उसी तरीके का कॉनकेव लेंस हो जाएगा, और दोनों की नेचर क्या होगी, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब लाइट रेज को फैलाने वाली नेचर होगी। एक रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल, एक तीसरी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल, और चौथी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल। ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। इसको डाइवर्ज करा, पीछे एक्सटेंड करा तो एक पॉइंट पर मिल रहा है, फिर इसको भी डाइवर्ज करा, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, इसको भी डाइवर्ज करा, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करिए और इसको भी डाइवर्ज करा, तो सारे के सारे इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट। तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दो होंगे, एक फोकस इस तरफ लाई करेगा और एक फोकस इस तरफ लाई करेगा। तो जब हम फोकस की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो इसका फोकस कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये जो फोकस बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और इधर जो फोकस बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, इसी तरह से इसका फोकस कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और इधर वाला जो फोकस बनेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी फोकस। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ और एफ डैश से। तो इधर तो इसको एफ बोल दिया, और इधर वाला जो फोकस होगा बराबर डिस्टेंस पर होगा, वो उसको हम एफ डैश बोलेंगे। तो एकदम से दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा एफ, हाँ राइट साइड में एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट वाली को एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, राइट है तो एफ, लेफ्ट है तो एफ डैश। लेकिन यहाँ वो फंडा फेल हो जाएगा, अरे यार यहाँ पर लेफ्ट में एफ को बोल रखा है और राइट वाले को एफ डैश बोल रहे हैं। तो समझ गए ना क्यों बोल रहे हैं, इसको एफ और इसको एफ डैश क्यों बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा उसके अलावा हमें ये देखना होता है कि हम जो यहाँ पर करेंगे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप 10th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ देखेंगे। यहाँ पर अलग चीज़ ये देखेंगे कि लेंस जो है ना, वो अलग अलग स्फीयर में से काट के, एक स्फीयर छोटा है एक स्फीयर बड़ा है, उन दोनों को मिलाकर लेंस बना दिया। ठीक है, तो एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग, तो न्यूमेरिकल्स इस तरह के आएंगे। आप ये मत सोचना कि सीधा सीधा आ जाएगा कि दोनों एक ही जैसा बाई कॉन्वेक्स लेंस आ गया या बाई कॉनकेव लेंस आ गया, वैसा नहीं आएगा। और बड़े आसान है उसके न्यूमेरिकल्स। आपने लेंस फार्मूला, अभी तो हमने मिरर फार्मूला करा है, मिरर फार्मूले के कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी करे थे, 1/v + 1/u = 1/f, वो करा था। लेकिन लेंस में जो थिन लेंस फार्मूला होता था ना, 1/v - 1/u = 1/f, वो लेंस फार्मूला बोलते थे 10th में उसको। यहाँ उसको बोलेंगे थिन लेंस फार्मूला, वो बहुत कम यूज होगा, यहाँ यूज होगा लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको देखकर चक्कर आएंगे कि 5-6 डेरिवेशन दे रखे हैं, हमको एक ही करना है, हमको एक करना है, और वो बाकी के जो 6 डेरिवेशन है वो उसी के तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, आज इतना कर लीजिए आप।